विज्ञान किस तरीके से, आयुर्वेद का वैज्ञानिक स्वरूप क्या है, तो आयुर्वेद के वैज्ञानिक स्वरूप के बारे में डॉक्टर एस के पांडे जी का व्याख्यान हम सभी सुनना चाहेंगे। नमस्कार सभी मित्रों को और आदरणीय सदस्यों को जो श्रोता सुन रहे हैं उन सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर एस के पांडे, पूर्व चिकित्सा अधिकारी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, लखनऊ से। एक ये जड़ी बूटियों की जो परिचर्चा आज आपने ये आयोजित की है, ये एक बहुत ही अच्छा और बहुत शानदार तरीका है। इससे एक तो आयुर्वेद का भला होने की संभावना है कि धीरे धीरे करके लोगों के बीच जब चर्चा होती है किसी भी चीज को लेकर, तो उससे जनमानस को भी लाभ मिलता है, और उसके साथ साथ जो हमारे किसान भाई हैं या हमारे जो ग्रामीण परिवेश में लोग रह रहे हैं, अगर उनको कुछ जड़ी बूटियों के बारे में, ऐसी जड़ी बूटियों के बारे में पता चले जो कि बहुत से रोगों में, अनेक रोगों में काम करती हैं और बहुत सेफ हैं, अच्छी हैं, और उसका रिजल्ट यानी कि प्रभाव बहुत अच्छा है, और उनको जानकारी ना होने की वजह से वो लोग उपयोग में नहीं ला पाते हैं, और सर्व सुलभ वो औषधियां हैं। ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत ज्यादा उसके लिए परेशानी उठानी है। सर्व सुलभ औषधियां जो हैं उनके बारे में अगर इन लोगों को बताया जाए, लोगों को जागरूक किया जाए, ग्रामीण परिवेश में जो लोग रह रहे हैं, तो जो चिकित्सा के लिए छोटी छोटी दिक्कतें जो आगे चल के बड़े रोग का रूप ले लेती हैं, जिसके बाद वो चिकित्सा के लिए इधर उधर भटकते हैं, बड़े बड़े अस्पतालों में भागते हैं, शहरों में, इस भीड़ को भी रोकने में बहुत मदद मिलेगी। क्योंकि अगर आप किसी भी रोग की शुरुआत में रोकथाम कर लेते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है, ज्यादा आसान भी रहता है, और आपको अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। क्योंकि हम बीमार ना होने पाए, स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें, इस पे ध्यान देना ज्यादा सही तरीका है। इसकी वनस्पत की हम रोगी हो जाएं, उसके बाद फिर उपचार खोजें। तो इस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि आयुर्वेद पूरी तरीके से साइंटिफिक चीजें हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है कि ये कोई साहित्य है और कोई ऐसा ग्रंथ है जिसकी कहानियां हैं, बस केवल किस्से हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हर चीज प्रूवन है, हर चीज साइंटिफिक है। और खास बात यह है कि ये साइंस बहुत ही पुराना है, 5,000 साल पुराना कम से कम ये साइंस है हमारा। और ये इस साइंस में, हमारे साइंस में, आयुर्वेद के पहले अब से 5,000 वर्ष पूर्व बता दिया गया है कि आपको क्या खाना है, क्या नहीं खाना है। इसके साथ साथ आजकल तो डाइटिशियंस होते हैं जो कि आपको बताते हैं कि ये खाइए, नहीं खाइए। आयुर्वेद में तो यहाँ तक बता दिया गया है कि किस ऋतु में क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, मौसम के हिसाब से खाने पीने का बताया गया है। आहार विहार की चर्चा हमारे यहाँ शास्त्र में बहुत पहले कर दी गई है, आचार्य वाग्यभट्ट ने किया है, और बाकी चरक में भी काफी वर्णन है। तो ये तो संपूर्ण साइंस है, आयुर्वेद संपूर्ण साइंस है। क्योंकि सिर्फ ये रोग के उपचार की बात नहीं करता है, रोगी के स्वास्थ्य की रक्षा करने के साथ साथ आप निरोग रहें, इसकी भी व्यवस्था आयुर्वेद में की गई है। जैसे कि कहा ही गया है, स्वस्थ से स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य प्रकार प्रशमनम च, यानी कि स्वस्थ के स्वास्थ्य की रक्षा के साथ साथ बीमार का उपचार करना, ये आयुर्वेद है। और आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें, इस चीज का व्याख्यान किसी भी और साइंस में नहीं बताया गया है, सिर्फ आयुर्वेद में बताया गया है। और ये वात पित्त कफ तीन दोषों पे आधारित चिकित्सा है। अगर ये तीनों दोष हमारे साम्य अवस्था में रहते हैं तो फिर हम लोग हमेशा स्वस्थ रहते हैं, सारे रोगों से बचे रहते हैं। अगर ये विकृत रूप में आते हैं तभी रोगों की उत्पत्ति होती है। और खास करके आज के परिवेश में अगर हम बात करें तो, क्योंकि इस समय ऐसा सिस्टम चल रहा है कि खान पान बहुत गड़बड़ हो गया है, लोग दूषित चीजों का सेवन कर रहे हैं, और साथ में डाइजेशन बहुत ज्यादा खराब है, तो हमारे शरीर में पित्त और वायु दोष बहुत ज्यादा प्रचुरता रहती है। ज्यादातर लोगों का पित्त दोष इस समय बढ़ा रहता है। और पित्त एक ऐसा दोष है जो आपके शरीर की जितनी भी टिश्यूज हैं, सेल्स हैं, उनको डैमेज करता है, और बहुत सारे रोगों का मुख्य कारण यही है इस समय। चाहे वो डायबिटीज हो, चाहे वो पैंक्रियाटिस हो, चाहे वो गॉल ब्लैडर में प्रॉब्लम हो जाना हो, चाहे वो लीवर की दिक्कत हो, चाहे वो एजिंग इफेक्ट होना हो, ये सब रोगों का मुख्य कारण इस समय पित्त दोष की अधिकता है। और भी बहुत सारे ऐसे रोग हैं जिनको बहुत ही शुरुआती दौर में बहुत आसानी से आप ठीक कर सकते हैं, और जिसके बारे में लोग जान नहीं पाते, जिसकी वजह से फिर बाद में इधर उधर भटकते हैं, परेशान होते हैं। तो इन चीजों के बारे में मैं ये जरूर बताना चाहूंगा कि जो ग्रामीण परिवेश में हमारे भाई लोग रह रहे हैं, उनको कुछ जड़ी बूटियों की पहचान जरूर होनी चाहिए, जानकारी जरूर होनी चाहिए, और उनका सेवन उनको नियमित रूप से करना चाहिए। बीमार होने के इंतजार की जरूरत नहीं है। आप स्वस्थ हैं, स्वस्थ बने रहें, इसके लिए उसका उपयोग करना चाहिए उस जड़ी बूटी को। क्योंकि ये जड़ी बूटी का आज परिचर्चा है, जड़ी बूटी का ही हम लोगों को चर्चा करनी है कि उसका कैसे उपयोग कर सकते हैं और कैसे उसका कॉमर्शियल यूज हो सकता है, जिससे लोगों को लाभ मिले, किसानों को लाभ मिले। तो उस संदर्भ में मैं बताना चाहूंगा कि एक जड़ी बूटी है जो कि सभी रोगों में
में बहुत ज्यादा कारगर है, ज्यादातर रोगों में कार्य करती है और उसकी खासियत यह है कि सर्व सुलभ है, हर जगह उपलब्ध है। उसका नाम है पुनर्नवा। पुनर्नवा बॉयजिया डिफ्यूजा यानी कि गदापूर्णा एक ऐसी जड़ी बूटी है जो गाँवों में बहुत आसानी से मिल जाती है। इसकी जड़ काफी गहरी होती है और बारिश के टाइम पे इस समय आजकल ये इसकी लता जो है वो बाहर निकल आती है और वो चारों तरफ जमीन पे फैल जाती है। आप अगर गूगल पे सर्च करेंगे, नेट पे सर्च करेंगे, जब सभी लोग अब आज इस समय ऑनलाइन जुड़े हुए हैं तो स्वाभाविक बात है कि इंटरनेट यूज कर ही रहे हैं, तो आप गूगल पे सर्च करके पुनर्नवा का आप फोटो देखिए और उसको पहचानिए। उसमें बैगनी रंग के फूल आते हैं, उसकी पहचान कर लीजिए और उसकी पहचान करने के बाद उसको उसकी जड़ को खोद के और उसकी जड़ का उपयोग किया करिए। ज्यादा नहीं, महीने में अगर आप 7 दिन तक स्वस्थ हैं और महीने में 7 दिन तक रोज सुबह खाली पेट पुनर्नवा की जड़ को कूट पीस के उसका रस निकाल के खाली पेट सेवन करते हैं तो आप समझिए अनेक रोगों से बचे रहेंगे, जिनमें मुख्य रोग है लीवर की समस्या, जो इस समय एकदम समझिए कि कॉमन हो चुका है, महामारी का रूप ले चुका है। क्रॉनिक लीवर डिजीज या कि लीवर सिरोसिस या कि फैटी लीवर हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को है और वही आगे चल के लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट हो रहा है। और इसका कोई मूल कारण ऐसा नहीं कि जो लोग अल्कोहल ले रहे हैं उन्हीं को हो रहा है लीवर सिरोसिस। खास बात यह है कि नॉन अल्कोहलिक लीवर सिरोसिस के पेशेंट अल्कोहलिक के कंपेरिजन में ज्यादा है। ये भी बात समझने की है। उसके बहुत सारे कारण है। कारण में मुख्य यही है कि जैसे कि हम लोग पेस्टिसाइड और केमिकल्स का आजकल खेती में बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं। खेती में इतनी ऐसी दवाइयां आ गई हैं कि जिनको आप डाल देते हैं तो वो खरपतवार सब नष्ट हो जाते हैं। तो खरपतवार जो दवाइयां नष्ट कर रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके फसल पे भी असर डालती हैं और उस फसल का जब सेवन हम लोग करते हैं तो यही हो रहा है कि हमारे शरीर में अमोनिया लेवल बढ़ जा रहा है बहुत ज्यादा। अमोनिया क्या कर रहा है सर, लीवर की सेल्स को, किडनी की सेल्स को डिस्ट्रॉय कर दे रहा है, जिसकी वजह से किडनी के और लीवर के पेशेंट बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। किसानों को हो रहा है लीवर सिरोसिस, जो कहते हैं कभी हमने अल्कोहल छोड़ी, हमने तो कभी सोचा भी नहीं था और लीवर सिरोसिस हो गया। आते हैं किसान, परेशान होते हैं बेचारे। और लीवर सिरोसिस एक बार हो जाने के बाद सभी को पता है कि उसका उपचार बहुत ही मुश्किल काम है और हर व्यक्ति ट्रांसप्लांट करा नहीं सकता क्योंकि बहुत ज्यादा वो महंगी प्रक्रिया है। उससे बचने का एक सुलभ और सस्ता और बहुत अच्छा तरीका है कि आप पुनर्नवा की जड़ का उपयोग हफ्ते में 7 दिन महीने में जरूर करें। एक महीने में कम से कम 7 दिन जरूर करें। स्वस्थ हैं तब भी आगे स्वस्थ बने रहें उसके लिए भी। उसके अलावा बरसात में इस समय भुई आंवला खूब होता है, अपने आप होता है, तो भुई आंवला इस समय बारिश के टाइम आप उसका भी काढ़ा प्रयोग कर सकते हैं, उसका अर्क प्रयोग कर सकते हैं, उसका रस प्रयोग कर सकते हैं। ये भी प्रिवेंटिव है, बचाव करता है लीवर को और हमारे लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा बहुत सारी जड़ी बूटियां ऐसी हैं जिनका अगर आप कॉमर्शियल रूप से अगर आप खेती कराते हैं तो बहुत अच्छा इस समय स्कोप है। जैसे कि हर्रे है, हर्रे का इस समय बहुत हर दवा में हर्रे का प्रयोग हो रहा है, खास करके पेट की दवाओं में, क्योंकि हर्रे को तो माता का रूप बताया गया है। हरितकी का प्रयोग हर जगह होता है, तो उसकी आप खेती कर सकते हैं और उससे आप धन अर्जन भी कर सकते हैं। पुनर्नवा की खेती कर सकते हैं, क्योंकि जड़ी बूटियां जितनी ज्यादा ताजी रहेंगी उतना अच्छा उसका असर रहता है। जितनी पुरानी होती जाती है, अभी हो क्या रहा है कि कोई जड़ी बूटी मान लीजिए पुनर्नवा ही है, हर जगह उपलब्ध है, ऐसा नहीं है कि नहीं उपलब्ध है, लेकिन कोई उसकी खेती यहाँ पे नहीं करता अपने यहाँ, जिसकी वजह से महाराष्ट्र से आ रही है, कहीं और से आ रही, दूर दूर से उसकी जड़ी बूटियां आ रही हैं। अब वो आने की प्रक्रिया में सालों लग जाता है। अब सालों की रखी हुई जड़ी बूटी जब हम लोग प्रयोग करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट मिल पाएगा? इसी की वजह से वो रिजल्ट आयुर्वेद में हम लोग दे ही नहीं पा रहे जो देना चाहिए, जो मिलना चाहिए लोगों को। तो आयुर्वेद में रिजल्ट देने के लिए ताजी जड़ी बूटियों का उपयोग सबसे जरूरी है। और मैं तो बताता हूँ आपको कि जड़ी बूटियों का इतना अच्छा रिजल्ट रहता है। मैं 25 साल से पिछले प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज तक का रिकॉर्ड है कि मैंने ना तो अपनी किसी भी दवा में कभी कोई पेस्टिसाइड का प्रयोग किया है, ना तो कोई केमिकल का प्रयोग किया है और ना ही आज तक मैंने किसी भी तरीके की भस्म का प्रयोग किया है। एक भी भस्म का आज तक मैंने प्रयोग नहीं किया, केवल जड़ी बूटियों का कॉम्बिनेशन है और जिसके अंतर्गत ऐसा रिजल्ट है कि आप एलोपैथ के जैसा रिजल्ट पा सकते हैं, चाहे वो आईबीएस की प्रॉब्लम हो और चाहे वो कॉन्स्टिपेशन हो, चाहे लीवर डिसऑर्डर हो। जिससे रिजल्ट आयुर्वेद देता है, मैं दे रहा हूँ, मतलब भारी जड़ी बूटियां दे रही है, वैसा रिजल्ट एलोपैथ में मिलता है। और अगर आपको फाइट करना है, मार्केट में डटे रहना है, आगे आयुर्वेद को लेके जाना है, तो जन जागृति तो ठीक है, लोगों को पता चले उसके बारे में, जिससे छोटे छोटे रोगों से वो बचे रहे। उसके साथ साथ ये भी बहुत जरूरी है कि आप ऐसी दवाओं का निर्माण करें, विशेष करके जो दवाएं बना रही हैं कंपनियां, जो एलोपैथ की तरह ही काम करे। ऐसा रिजल्ट होना चाहिए कि जो दवाई जी जा रही है जिस चीज के लिए, उसमें रिजल्ट मिले ही मिले, भले ही कम या ज्यादा, लेकिन रिजल्ट मिलना चाहिए। जब तक आप एलोपैथ जैसा रिजल्ट नहीं दे पाएंगे तक आप कभी भी उनके सामने ना टिक पाएंगे, ना कुछ हो पाएगा। बस केवल एक चर्चा होती रहेगी और होगा कुछ नहीं आयुर्वेद का कल्याण उससे। आयुर्वेद का कल्याण होने के लिए आवश्यक है कि दवाओं में शोध होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता
में शोध होना चाहिए, उसकी गुणवत्ता अच्छी से अच्छी होनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है केवल हर्ब्स पे यानी कि जड़ी बूटियों पर डिपेंड फार्मूले बनाए जाएं और उनका उपयोग किया जाए, क्योंकि जड़ी बूटियों का जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करते हैं तो उससे हमारे किसानों को बहुत लाभ मिलता है, क्योंकि वो डायरेक्ट जुड़ेंगे। आज हो सकता है कि आप किसी एक किसान से लेना स्टार्ट करते हैं, आगे चल के वो 10 लोग उसमें जुड़ेंगे, 20 लोग जुड़ेंगे, तो डायरेक्ट जब आपको जड़ी बूटी मिलेगी तो फायदा ये है कि आपको शुद्ध मिल रही है, ताजी मिल रही है, हमें तो ये फायदा मिल गया। किसान को क्या है कि उसको बेचने का हेडेक नहीं है, पहले ही बातचीत होगी कि भाई ठीक है हम आपसे इसको खरीद लेंगे और आप इस तरीके से खेती कराइए, तो उसको भी लाभ हुआ। तो इस तरीके से हम लोग एक दूसरे की सहायता भी कर सकते हैं और समाज को भी एक अच्छी चीज दे सकते हैं, मेरा यही कहना है। और बाकी आगे चर्चाएं चलती रहेंगी, बाकी लोगों को भी मौका दिया जाए। धन्यवाद।